एनईडी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने, और बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करने के लिए मुझे बाहर जाना था। तो किसी एक इन्फ्लुएंस की वजह से एक कंपनी में लग गया हूँ। वो थी जेलिन प्राइवेट लिमिटेड। वो जो उस वक्त इंजीनियरिंग का जो लेवल था, जो कंसल्टेंट्स थे, वो वाकई मैं समझता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट पे बड़ी बारीक बीनी से जाते थे। इन डेप्थ नौकरी नहीं करनी ज्यादा। ये जो नौकरी तुम कर रहे हो ना, इसको नौकरी ही समझना और 5 साल लगाना और अपना काम अपना कारोबार ही करूंगा। लेकिन मेरे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया और अपने ऑफिस में जगह दे दी। वहां से मेरा स्टार्टअप हुआ। एक ही आदमी था, मैं ही था। मैं ही खोलता था ऑफिस, मैं ही सफाई करता था, मैं ही चाय बनाता था। सब कुछ मैं ही था। इंजीनियर भी मैं था, कॉल अटेंड करने वाला भी मैं ही था, सब जी कुछ मैं सर ही था। भाई, लाजमी बात है जब आप इंजीनियरिंग की होगी तो उस वक्त एक जवान जज्बे के साथ आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकले होंगे। बहुत सारे एक एम्बिशंस होते हैं, ख्वाब होते हैं। तो आप का क्या ख्वाब था? जॉब करनी थी, अपना कारोबार करना था? पहली जो आपने जॉब की, अपना काम में आए, तो क्या इंजीनियरिंग थी उस वक्त? क्या सोच के आप इस काम में आए? देखिए जी, एनईडी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने, और बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करने के लिए मुझे बाहर जाना था। लेकिन कुछ घर के हालात ऐसे बने, वालदा की बीमारी वगैरह, तो फिर मैंने मौकूफ़ किया बाहर जाना। तो हो गया था मेरा स्टेट्स में, जर्मनी में। अब यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड था, बेसिकली मैं एरोगेंस टर्बाइन इंजन का आदमी था। मैंने प्रोजेक्ट भी उसी में किया था और मेरी नॉलेज भी बहुत थी। रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी का मैं लास्ट मेंबर भी बन गया, और इरादा था कि पीआईए के अंदर मेरी नौकरी हो जाएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में। इस्फानी हैंगर का होता है वो वहाँ पे पूरा सेटअप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बार्गो लग गया उस ज़माने में, 1989-90 के अंदर गवर्नमेंट टॉपल हुई। तो उसके बाद फिर ये हुआ नहीं हमारा। समाव फिर फारिग बैठे हुए थे, तो किसी एक इन्फ्लुएंस की वजह से एक कंपनी में लग गया हूँ। वो थी जेलिन प्राइवेट लिमिटेड, एंड दैट वाज माय लक। तो मैं एक ऐसी बेहतरीन कंपनी के अंदर मैं वहाँ पे जॉब की मैंने। मैं बड़ा फ्लेक्सिबल था, अडेप्टेबल था। मैं अपनी लाइफ में मैंने अपने आप को बहुत रखा हुआ है। मैंने अडेप्टेबिलिटी इंसान में होनी भी चाहिए। तो मैंने अपने आप को, वो जो हम ख्वाब थे मेरे, वो मैंने अपने आप को तब्दील किया और मैं यहाँ एज अ सेल्स इंजीनियर लगा। कहाँ मैं एक एकेडमिकली अपने आप को समझने वाला आदमी और एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने का ख्वाब, और कहाँ एक सेल्स इंजीनियर। तो मैंने अपने आप को सेलमैन के तौर पे सोचने लग गया। तो मैं बड़ा शर्मिंदा होता। तो मेरे किसी एक मेंटोर ने मुझे कहा कि बेटा, सबसे मुश्किल काम तो बेचना है, और वो भी सेल्स इंजीनियर। ये तो बहुत बड़ा वो है, काम है ये तो। यानी कि पहले तुम्हें एक इंजीनियरिंग, तुम्हारे अपने पास इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को स्टडी करो और उसको बेचो जाके। बेचने का मतलब ये नहीं है तुम कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंट के कंसल्टेंट हो। उसको ऑटोमेशन नहीं आती, तुम्हें उनको बतानी है कि ऑटोमेशन क्या है और कैसे अपनी ऑटोमेशन को उनके अपने इक्विपमेंट के साथ जोड़े। तो ये जब उस मेंटोर ने मुझे समझाया, तो मेरा विजन मेरा बदल गया। जो मेरी शर्मिंदगी थी, वो फख्र में तब्दील हो गई। मैं जेलिन प्राइवेट लिमिटेड वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जहाँ ग्रो होने के चांसेस मुझे मिले। मैं वहाँ आया। वहाँ पे जो इंजीनियरिंग एक वो कंपनी अपनी बेहतरीन थी, वो उसका अपना एक रुतबा था फील्ड के अंदर। तो जब मैं बड़े नामचीन जो कंसल्टेंट्स होते थे उस जमाने में, F&D, ए सादात एंड कंपनी, एस महबूब एंड कंपनी, नेस्पाक, ये 4 नाम थे। उनमें जब मैं जाता था तो मेरे सर पे जैलिन की टोपी होती थी। तो वो जैलिन की कैप की वजह से मेरा अंदर जाना बड़ा आसान होता था। तो मेरे लिए अप्रोच आसान हो गया। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनसे भी सीखने लग गया। और वो जो उस वक्त इंजीनियरिंग का जो लेवल था, जो कंसल्टेंट्स थे, वो वाकई मैं समझता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट पे बड़ी बारीक बीनी से जाते थे। इन डेप्थ इंजीनियरिंग होती थी। यानी काम बड़े लिमिटेड होते थे, और लिमिटेड काम की वजह से बहुत ज्यादा इंट्रिकेसी के साथ काम होता। तो सीखने का बहुत मिला। यानी हमें भरपूर उनके साथ बैठने का मौका मिला, फ़हीम साहब के साथ, अनवार सादा साहब के साथ, फारूक महबूब साहब के साथ। वहाँ रेहाना जमाल और बिलियानी साहब होते थे। तो उनके साथ बैठक होती थी और वो लोग टाइम भी देते थे। और जैलिन का क्योंकि एक अपना वो था, तो हम आना जाना भी हमारा उस बेसिस पे रहा। बहुत सीखा मैंने, और इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा लेवल था। फिर उसके बाद वहाँ 5 साल मैंने काम किया, और 5 साल के अंदर फिर मेरे एक और मेंटोर थे मेरे। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, नौकरी नहीं करनी ज्यादा। ये जो नौकरी तुम कर रहे हो ना, इसको नौकरी ही समझना और 5 साल लगाना
और अपना काम, अपना कारोबार ही करना है तुमने, और एक इंजीनियरिंग फर्म तुमने इस्टेब्लिश कर। मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने उस मेंटोर की बात मानी और मैंने भरपूर अंदाज में बेलिन के अंदर मैंने काम किया। मैं ना सिर्फ एक सेल्स इंजीनियर था, मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर बन गया, मैं लॉजिस्टिक्स का भी बन गया। मुझे समझ में आ गई कि इंपोर्ट का काम कैसे होता है। इवन मैं अकाउंटेंट के साथ भी बैठा करता था, अकाउंट्स मैनेजमेंट देखी, फाइनेंशियल जो हमारे मैनेजर्स होते थे उनके साथ बैठक रखता था, गप्पे मारता था, सीखता था उनके साथ। तो मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट भी, बहुत बड़ा खेल है फाइनेंस मैनेजमेंट। तो तमाम चीज़ें, एक ऑपरेशन देखी, सपोर्ट स्टाफ कैसे चलाते हैं, सैलरीज, ये वो मैनेजमेंट, जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो मुझे हिम्मत हो गई। और 5 साल के बाद यक बयक मेरे पूरे हो गए और मैंने रेजिग्नेशन दे दी। और उसके बाद मैंने खैराबाद कहा और मैं आने के बाद मेरे हालात अच्छे नहीं रहे, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरा जिस पर बेस था, मेरा तकिया था मेरा, कि मेरे वालिद साहब के साथ मैं बैठ के करूँगा। लेकिन मेरे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया और वो अपने ऑफिस में जगह दे दी। वहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ। एक ही आदमी था, मैं ही था, मैं ही खोलता था ऑफिस, मैं ही सफाई करता था, मैं ही चाय बनाता था, सब कुछ मैं ही था। इंजीनियर भी मैं था, कॉल अटेंड करने वाला भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही था। इवन कमीशनिंग भी मैं ही करता था। मतलब आप ना सिर्फ सीईओ थे बल्कि एप्लीकेशन इंजीनियर और टेक्नीशियन भी टेक्नीशियन भी आप ही थे। कंट्रोल पैनल्स, वर्कशॉप कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैंने सब आउटसोर्स करता था। मुझे, क्योंकि जेलिन में काम किया हुआ था, तो मुझे पता था कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ये काम करना था मुझे। तो मुझे वसाइल, मैंने रिसोर्स ढूंढने शुरू किए, कौन क्या करता है, उनसे मैं काम लेना शुरू किया मैंने। फिर मेरे जहन में आई कि नहीं भाई, ये तो पैसे हम बांट रहे हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट आ गई, तो कॉस्ट मैनेजमेंट करनी थी। तो मैंने अपने फिर वर्कशॉप डाला कि ये सब अपनी कैपेसिटी डेवलप करो। तो मैंने टेक्नीशियंस हायर करने शुरू कर दिए, वर्कशॉप के लिए इलेक्ट्रिशियन लेने शुरू कर दिए। तो वो सारा एक सफर रहा मेरा, और विद इन 3 years मैंने वो डेवलप कर लिया। मैंने सब कुछ अंडर वन अम्ब्रेला काम होने लगा, आउटसोर्स खत्म हो गया सब। इवन मेरी अपनी लेबर मैंने अपने हायर कर ली, कंट्रोल्स, वायरिंग वगैरह का काम, हर चीज मेरे हाथ में हो गई। यानी कि जिस घोड़े पे बैठा मैं, उसकी लगाम भी मैंने अपने हाथ में ले ली। और आहिस्ता आहिस्ता मैं चलाता रहा, ये सफर चलता रहा। और इसके बाद फिर वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो गए, नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स बढ़ने शुरू हो गए, कंपटीशन भी बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हमारी अपनी ग्रोथ भी चलती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 30+ एम्प्लॉइज हैं। लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में ऑफिस है, यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है कराची में। और हमारे पास ला तादाद इंजीनियर्स हैं, बीएमएस इंजीनियर्स हैं, वेल ट्रेंड इंजीनियर्स हैं हमारे पास। हम खुद हनीवेल के ट्रेंड इंजीनियर। और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द डे वन 1998 से लेके 2006 तक, आज की तारीख तक, और 2028 तक हमारे पास हनीवेल का वैलिड लाइसेंस, पार्टनरशिप हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ। वो हर 3 साल में करते हैं। सही। अच्छा सर, लाजमी बात है, जब 1988 में या 1990 में आपने जब काम का आगाज किया, तो उस वक्त कंप्यूटर नया नया आ रहा था। और उस जमाने में तो कंप्यूटर को बतौर टाइपराइटर इस्तेमाल किया जाता था, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कैलकुलेशन और वर्किंग उस तरह से। और आज जब एआई का ज़माना है, तो जब आप अपनी पहली जॉब याद करते हैं, पहला ऑफिस याद करते हैं कि यार मैंने कोटेशन देता था या वो करता था, और आज कितना फ़र्क महसूस करते हैं इस सारे दौर के अंदर? कंपैरिजन तो एक स्टोन एज समझ लें। अगर हम आज के ज़माने का मैं देखता हूँ, तो वो ज़माना एक स्टोन एज लगता है। एक्सटी कंप्यूटर था, जिसकी मेरे ख्याल में प्रोसेसर स्पीड 8 मेगाहर्ट्ज थी। 1989 में लिया था मैंने वो, अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए। और उसके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगती थी, 5.5 इंच वाली, जिसकी कैपेसिटी 256 किलोबाइट। उस जमाने में तो कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं थे, डॉस ऑपरेटिंग बेस होता था सारा। एक कर्सर आता था, एक CRT बेस्ड टर्मिनल होता था ग्रीन कलर का, उसमें वो कर्सर ऐसे ब्लिंक करता रहता था और वहाँ लिखते थे और वहाँ से ऑपरेट करते। ना स्प्रेडशीट था, ना एक्सेल था, ना विंडोज था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस जमाने में भी जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे वो हम इस्तेमाल करते थे। जब हमने जेलिन में लिया है, तो लोटस 123 इस्तेमाल करते थे। बहुत ही फैक्स पे सारा भेजना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। शायद टाइम ही ज्यादा था हमारे पास। नया नया उस वक्त मोटोरोला का मोबाइल सिस्टम भी आ गया था आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन किसी के पास होता नहीं था। फिर टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती चली गई। जितना टाइम हम क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी कम होते थे, काम भी कम होता था, तो बस फिर वो उसमें टाइम लगता रहता था। लेकिन आज के ज़माने में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है ना, पिछले 15 सालों में कह लें, 20 सालों में, मतलब उसका कोई वो नहीं है।
अब रुक नहीं सकते आप, यानी एक जगह आप ठहर नहीं सकते आप। पानी बड़ा तेजी से बह रहा है टेक्नोलॉजी का, आपको उस लहर में, उस मौज में उसका हिस्सा बनना। आप ये कह नहीं सकते कि मैं नया सॉफ्टवेयर नहीं लगाऊंगा या एआई बेस्ड अपने कामों को नहीं करूंगा। आज हम मेरे ऑफिस में सारी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन एआई बेस्ड हो गई है। कोई ईमेल, कोई लेटर, इवन अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग अपने कंट्रोल स्कीमेटिक्स, वायरिंग ड्राइंग्स, वो सब एआई बेस्ड बनवा रहे हैं। तो हम अभी फिलहाल उस पर नहीं आए हैं क्योंकि इसके अंदर अब थोड़े से ब्लंडर्स होने शुरू हो गए थे, तो हमने अभी भी वो उस पर हम अपने आप को ट्रांसफर नहीं किया। अभी भी हम वही बनाते हैं, मतलब हम उन्हीं को इस्तेमाल बनवाते हैं, मतलब हम खुद ही बनाते हैं उसको, एआई से नहीं कराते वो काम। लेकिन कोरेस्पॉन्डेंस है, ये सारी दूसरी जो चीज़ें हैं वो सारा एआई बेस्ड होता चला जा रहा है। इवन हमारी जो ऑटोमेशन है वो एआई बेस्ड होती चली जा रही है। तो मतलब एक टेक्नोलॉजिकली, मतलब अब ये भी एक कह लें कि एआई है। अब कल पता नहीं क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, हमें नहीं पता वो, तो उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। सही बात। थैंक यू वेरी मच सर।